कि कौन से ऐसे ट्रांज़ैक्शन हैं जिसको करने से हम लोगों को इनकम टैक्स का नो कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शन हैं जो हम लोग आए दिन करते रहते हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता होता है, वो करने से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है। देखते हैं कौन सा वो ट्रांज़ैक्शन है जिसको लोग करते हैं, तो हमें नोटिस आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा जो हाई कैश डिपॉज़िट है। हाई कैश डिपॉज़िट का मतलब क्या होता है कि हम लोग बैंक में अगर कुछ लिमिट जो है, जैसे सेविंग बैंक का 10 लाख अकाउंट का, उससे ज़्यादा अगर डिपॉज़िट कर देते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि आपने जो है इतना कैश डिपॉज़िट किया, तो इसका जस्टिफ़िकेशन दीजिए, वो पूछ सकता है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना, ये इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब ये नहीं होता है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको फाइन, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब भरना पड़ेगा, बट हाँ, नोटिस आया तो उसका रिप्लाई करना होगा, कंप्लेंट। दूसरा जो है उसमें है कि आईटीआर फाइल नहीं करने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे चीज़ में डील करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बिजनेस करते हैं, बट वो अपना आईटीआर फाइल नहीं कराते हैं, तो उसके केस में भी उनको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। थर्ड जो रखा है मैंने कि रॉन्ग आईटीआर फॉर्म फाइल कर देते, मतलब अगर उनका कैपिटल गेन इनकम है, उनको आईटीआर 2 फाइल करना था, उन्होंने आईटीआर 1 कर दिया। या आपको फ्यूचर ऑप्शन का इनकम था, बिजनेस इनकम, उसमें आईटीआर 3 फाइल करना था, लेकिन उन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, 2 फाइल कर दिया, फ्यूचर ऑप्शन के इनकम को इग्नोर कर दिया, तो भी चांसेस है कि आपको नोटिस आ सकता है। उसके अलावा जो मैंने लिखा है कि जीएसटी वर्सेस आईटीआर मिसमैच, मतलब होता क्या है कि जैसे जीएसटी में टर्नओवर दिखा रहे हैं 0 रुपया, और इनकम टैक्स में टर्नओवर है जो हम लोग का 40 लाख, 42 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ जो भी है दिखा रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स में। तो उस केस में भी आपको अब जो है दोनों चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन हो चुकी है, तो आपको उसमें भी नोटिस आने के चांसेस। उसके अलावा यूपीआई टर्नओवर मिसमैच। अब देखो, यूपीआई टर्नओवर का अभी तक तो फिलहाल नहीं आ रहा है, बट आने वाले टाइम में यूपीआई से भी क्रॉस चेकिंग पर कि यूपीआई में ट्रांजेक्शन किए हैं 5 करोड़ का, अपना टर्नओवर दिखाया है सिर्फ 2 लाख का। अभी एक रिसेंटली एक नोटिस था, उसके केस में यही हुआ था कि उन्होंने ट्रांजेक्शन किया था करीब 27 करोड़ का अपने एक बैंक अकाउंट में, लेकिन उनका जो आपका जैसे वो जो टर्नओवर दिखाते हैं वो 9 करोड़ रुपया दिखाया। तो बाकी का जो बैलेंस पैसा था, उन पे वही नोटिस आया था कि बाकी का जो बैलेंस पैसा है वो आपने टर्नओवर में क्यों नहीं कंसिडर किया। इस तरह का नोटिस था, उसको हम लोगों ने डील किया, बट ठीक है, वो आपको नोटिस अगर आएगा तो रिप्लाई तो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने लिखा है कि एआईएस और 26 ईयर्स को इग्नोर करना। अब एआईएस क्या होता है, देखो एआईएस जो है, जितने भी तरह के आपके सोर्सेस हो इनकम के, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो परचेज के हैं, वो सारा अथॉरिटी जो है वहाँ पे डिक्लेयर करता है इनकम टैक्स को। जैसे कि एफडी पर इंटरेस्ट है, या आपने प्रॉपर्टी खरीदा, तो जो प्रॉपर्टी वाले जो हैं, जैसे कि एफडी पर इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉपर्टी में जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वो रजिस्ट्री ऑफिस वाले उसमें रिपोर्ट कर देते हैं बैंक, मतलब रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स वाले को कि आपका इतना का परचेज था। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा है कि वो एआईएस और 26 ईयर्स को इग्नोर करते हैं लोग। अब 26 ईयर्स क्या होता है, 26 ईयर्स का मतलब हो गया कि जो भी टैक्स कटता है, मान लीजिए आपने कमीशन इनकम अर्न किया, उस पर जो टीडीएस कटा हुआ है वो 26 ईयर्स में दिखता है। आपने एलआईसी का कोई इंश्योरेंस वाला काम करते हैं, तो उसमें जो इंश्योरेंस पे कमीशन जो होता है उस पर टीडीएस कटता है, या एफडी है उस पर टीडीएस कटा है। अगर वो लोग को इग्नोर करते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। उसी तरह से एआईएस होता है। एआईएस में क्या होता है कि आपको बहुत तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जो एआईएस में मिल जाते हैं, जैसे कि आप ज़्यादातर तो आपको इनकम के ट्रांजेक्शन मिलेंगे, बट उसमें कुछ कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो आपको एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख करके आपको फाइलिंग करवाना। उसके अलावा जो है बैंक का इंटरेस्ट जो है हाइड करना, मतलब बैंक का इंटरेस्ट हाइड करने का ये हो गया कि अब जो है जितने भी बैंक होते हैं, सारे इंटरेस्ट जो आपको मिलते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, आपके एआईएस में दिखता है। तो बैंक का इंटरेस्ट मान लो एआईएस में दिख रहा है 10,000 रुपये, और आपने जो है इनकम है सिर्फ 2,000 रुपये किसी एक बैंक, तो उसमें भी आपको नोटिस आने के चांसेस। अब उसके अलावा जो है शेयर ट्रेडिंग का लॉस, जैसे जनरली होता क्या है कि आप लोग डेटा भेजते हैं तो बोल देते हैं कि सर इतना का लॉस है, ये फाइल कर दे। बट एक्चुअली में अब फ्यूचर में होने वाला है कि आपका जो भी लॉसेस है, वो भी डिपार्टमेंट को पता रहेगा कि आपका परचेज कितने में हुआ था, सेल कितने में हुआ था। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग चार्जेस का। तो इतना ही लॉस आपको हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अब जो है इनकम टैक्स में फ्यूचर में ये भी प्रोविजन आएगा कि आपको उस तरह से ध्यान रखना है कि लॉस आप कितना क्लेम।
फिर उसके अलावा कि रिफंड का जो फ्रॉड है वो सस्पिशियस दिखता है। इट मीन्स कि जैसे बहुत ज़्यादा ही रिफंड क्लेम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मान लीजिए उनका टीडीएस कटा हुआ है 3 लाख रुपए, सैलरी पे 3 लाख का टीडीएस कटा हुआ है। अब वो पता नहीं किसी भी तरह से वो पूरा का पूरा रिफंड करवा लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका इनकम जो है 5 लाख से कम हो गया। भाई जब पूरा रिफंड ही लेना था तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स बन ही नहीं रहा था, तो एम्प्लॉयर फिर टैक्स क्यों काट लिया? तो इस चीज़ों को भी देख करके नोटिस भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद है कि पैन आधार इशू। मान लीजिए कि पैन और आधार में इशू है। सपोज करिए कि आपके आधार से लिंक जो है एक पैन नंबर है, लेकिन डिपार्टमेंट को कहीं से और भी पता चल जाता है कि आपने दूसरा भी पैन बना रखा है, तो उसमें भी आपको नोटिस आने के चांसेस। उसके अलावा जो ओल्ड नोटिस आप इग्नोर करते हैं, मतलब कि पहले से कोई नोटिस आ रखा है और आप उसको इग्नोर करते हैं। जैसे पहले नोटिस आता है, फिर अगर आप इग्नोर करते हैं तो हो सकता है उसका ऑर्डर दे दिया और उसके अलावा फिर दूसरे साल का भी आपका फिर से नोटिस भेजता है। तो ये सारी चीज़ों को भी देखिए कि अगर ओल्ड नोटिस है तो उसको करवाएं। उसके अलावा अभी जो एक कॉमन है एचआरए विदाउट प्रूफ, मतलब कि जैसे आपने एचआरए क्लेम किया तो रेंट दिखा रहे हैं कि हमने रेंट दिया है फादर को, या जिसके भी नाम से आपने रेंट दिखाया है 30,000 रुपये दे गए हैं, लेकिन आपके पास रेंट का रिसीट ही नहीं है, तो उसके केस में भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। इसके अलावा जो फॉरेन इनकम को इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉरेन में मतलब फॉरेन से यहाँ पैसा कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसमें आ जाए कि बहुत तरह से आपको पैसा आ रहा है, बट वो लोग क्या करते हैं, अरे पैसा तो बाहर से आ रहा है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना है, तो वो इग्नोर करते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर फॉरेन सोर्स से बैठ करके इंडिया में बैठ करके कमाई कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, उसको डिक्लेयर करना होता है। हाँ, और कुछ अभी तो नोटिस में ये भी आया कि फॉरेन एसेट्स वगैरह हेल्ड करते हैं तो उसको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा 14 नंबर पॉइंट में मैंने लिखा है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट। अब होता क्या है एक्चुअली में कि मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने से नोटिस आने के रीज़न क्या हो सकते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखा है और मान लीजिए जो जीएसटी वाला है उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, लेकिन दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट वगैरह करवा, तो उससे भी रिस्क हो सकता है कि मल्टीपल है। तो आप उसका प्रॉपर मेंटेनेंस दिखाइए, प्रॉपर दिखाइए कि आपने उसमें क्या ट्रांजेक्शन कर रखा है क्या नहीं। उसके बाद हाई वैल्यू प्रॉपर्टी डील, जो पहले मैंने ऊपर डील कर ही दिया कि एआईएस में जो है प्रॉपर्टी दिखता है। सपोज करिए कि कोई आदमी 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद लिया, लेकिन आईटीआर जो उसका फाइल हो रहा है 5 लाख 10 लाख का, तो जस्टिफिकेशन उसके पास रहना चाहिए कि 2 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदा है। तो उसके केस में डिपार्टमेंट जो है नोटिस भेज सकता है कि आप हमें बताएं कि आपको मतलब 2 करोड़ का सोर्स क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन थे जहाँ पर आपको ध्यान रख करके अपना काम करना है। अदरवाइज आपको नोटिस आएगी। अब नोटिस आएगी तो ज़रूरी नहीं होता है कि इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी लगेगा, बट हाँ, नोटिस आएगी तो आपको किसी न किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो उसको उसी हिसाब से करें, या फिर किसी भी प्रोफेशनल से आपको पूछ करके वो ट्रांजेक्शन करें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करें।